नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के महान घोटालों के बारे में बात करेंगे, बड़े बड़े घोटालों के बारे में बात करेंगे। और घोटालों के बारे में बात करने से पहले मेरा एक सवाल है, वो ये कि आपको कैसे पता चलता है कि घोटाला हुआ है। मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, 2009 का टाइम था, और अचानक कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सब घोटाले सामने आ गए। कैसे हुआ? आखिर जो एजेंसियां बताती होंगी वो सरकार के अंडर तो काम करती होंगी। तो सबसे पहले उस एजेंसी के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी एजेंसी है जो इस देश में घोटालों के बारे में बताती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उस एजेंसी का नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और ये राष्ट्रपति के अंडर काम करता है। आर्टिकल 148 के अंडर ये एस्टैब्लिश है। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका मोटो है लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। मतलब ये काम भी ऐसे ही करता है। काम कैसे करता है? पूरी सत्यनिष्ठा से काम करता है, लेकिन सबूत बड़े कम देता है। और उसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर होने वाले घोटालों के अंदर ज्यादातर लोग बरी होते हैं। अब करता कैसे है? आपको मालूम है, मान लीजिए कि मोदी जी ने 4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए। उदाहरण दे रहा हूं, खरीदे नहीं है, मान लीजिए 4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए और उनकी कीमत उन्होंने दे दी 300 करोड़। अब होगा ये कि जो कैग है ये जांच करेगा, और ये अंत में ये भी लिख के दे सकता है कि अगर हेलीकॉप्टर खरीदते वक्त थोड़ी बार्गेनिंग की होती तो ये हेलीकॉप्टर 250 करोड़ में मिल जाते, यानी 50 करोड़ का हुआ घोटाला। और विपक्ष उठा दे मुद्दा कि 200 करोड़ मोदी जी ने खा लिए। यही चीज हुई मनमोहन सिंह साहब के टाइम में। 2009 में मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। उन दिनों वो बीमार भी थे, और बात चलनी शुरू हुई कि भाई अब जो अपने राहुल जी हैं इनको प्रधानमंत्री बना देंगे और मनमोहन सिंह साहब को अब रिटायरमेंट दिला देते हैं। और उसी दौरान कैग की एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कोलगेट घोटाले के बारे में। और सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि कोलगेट घोटाला है क्या। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने खुद ही रिपोर्ट ना लीक करवा दी हो कि भाई थोड़ी अर्थव्यवस्था से खराब, मतलब कुछ माहौल सा खराब कर दो, फिर राहुल जी अपने आप डरते हुए साइड हो जाएंगे, वरना आकर बैठ जाएंगे कुर्सी पे। चलो वो तो ऐसे मजाक की बात रही होगी, ऐसा नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह साहब बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं, लेकिन उनको इस घोटाले ने बदनाम कर दिया, कोलगेट घोटाले ने। कोलगेट घोटाला था क्या दोस्तों? कोलगेट घोटाले का मतलब ये नहीं कि जो टूथपेस्ट आप सुबह सुबह करते हैं उस कोलगेट कंपनी की बात है। ये बात है दोस्तों कोयले आवंटन से जुड़ी हुई। जो कोयले का आवंटन किया गया, उसकी खुदाई का और वो सब जो ठेके दिए गए, साधारण भाषा में समझे तो उससे जुड़ी हुई। कैग ने एक रिपोर्ट दी जिसे ड्राफ्टिंग रिपोर्ट कहा गया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2004 से 2009 के बीच में जितने भी आवंटन किए गए कोयले को लेकर, वो अगर सरकार अच्छे ढंग से करती तो हो सकता है देश को 10,673 अरब रुपए का फायदा हो जाता, सरकारी खजाने में इतना रुपया आ जाता। और वैसे ये चर्चा कोयले आवंटन को लेकर 1993 से 2008 तक लगातार रही है। लेकिन मनमोहन सिंह साहब पर आरोप लगाने के बाद ये कोयले का जो कोयला घोटाला है ये पूरी तरीके से मार्केट में आ गया, और लोगों ने ये समझ लिया कि कांग्रेस वाले सीधे सीधा पैसा खा गए। लेकिन उसके बाद केस हुआ, सब हुआ, और सब के सब इसमें बरी हो गए, क्योंकि कैग ने ये तो बता दिया कि अच्छे ढंग से आवंटन किया होता तो देश के खजाने में पैसा बन जाता। लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए, और सीबीआई ने भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए, उनका भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, कोर्ट ने बरी कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे घोटाले के बारे में। तो दोस्तों ये है 2G घोटाला। 2G घोटाले के बारे में भी मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान ही लोगों को पता चला, और मनमोहन सिंह साहब को इसमें पूरा बदनाम किया गया। वैसे इनका इतना गलती नहीं था। कैग ने एक रिपोर्ट दी, और कैग ने रिपोर्ट क्या दी? कैग ने बोला कि जो स्पेक्ट्रम थे, 2G के स्पेक्ट्रम थे, उनका आवंटन अगर अच्छे तरीके से किया गया होता, पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर ना दिया गया होता, तो देश को 1,76,000 करोड़ का फायदा हो जाता। एक्चुअल में क्या था दोस्तों, जो स्पेक्ट्रम बांटे गए उनको सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर बांट दिए। नीलामी ज्यादा अच्छे तरीके से हुई नहीं, और उसी लिए कैग ने यह आपत्ति जताई। कैग ने यह कहीं नहीं लिखा कि भाई घोटाला हुआ, और कैग ने आज तक कुछ भी दी है रिपोर्ट, उसके अंदर लिखा ही नहीं कि घोटाला हुआ है। घोटाला विपक्ष बताता है। जैसे जब कोलगेट घोटाला हुआ और 2G का ये सब चीजें आई, तो उस पर विपक्ष ने हल्ला कर दिया, स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो ये राजनीति वाले करते हैं घोटाला, कहीं भी शब्द नहीं लिखा होता कैग के ड्राफ्ट में, जो उनकी रिपोर्ट आती है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा होता घोटाला। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छे ढंग से अगर आवंटन किया होता, नीलामी की होती, 10 लोगों को बुलाया होता, कंपनियों को प्रॉपर टाइम दिया होता, वो नीलामी करती कि ये स्पेक्ट्रम हम खरीदेंगे। मान लीजिए ये पेन बेचना है, एक तो मैं कह दूं कि पहले आओ पहले पाओ की नीति पे है, तो भाग के लोग मेरे स्टूडियो में आएंगे, जिसको मैंने दे दिया पहले वाले, जितना पैसा देगा उतना ले लूंगा मैं। और एक ये होता है कि भाई ये नीलामी होगी इसकी, कोई बोलेगा 10 रुपए, कोई लोग बोलेगा 20 रुपए, कोई 40, कोई 50, जिसमें हिम्मत होगी वो खरीद लेगा। तो इसके आधार पर अगर बिकता तो इसमें ज्यादा कमाई होती। तो ये घोटाला, इसमें भी क्या हुआ, सब बरी हो गए। और बरी कैसे हो गए, वही बात कैग बता देता है कि ऐसा हो जाता, कहीं उसने कुछ भी सबूत नहीं दिए और इसलिए इसमें सारे के सारे बरी हो गए। सीबीआई ने बेचारी ने बहुत सारा कुछ खंगाला और सीबीआई जाकर कोई कोर्ट में केस हार गई। खैर, अब बात करते हैं अगले घोटाले के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों व्यापम घोटाले के बारे में। मैं तो इसको खूनी घोटाला कहता हूं, इसको ऐसा खूनी घोटाला कह लीजिए, मौत वाला घोटाला कह लीजिए, क्योंकि इस घोटाले के अंदर जितने आदमी, जितने पत्रकार, जितने आईपीएस जो ईमानदारी से काम करना चाहे, उस इसकी जांच के लिए जो भी ईमानदारी से काम करना चाहे उस आदमी को मार देते हैं। इसमें 48 लोग पेले गए, अब तक 48 लोगों की मौत हुई है, संदिग्ध हालत में मिला जी, अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी जी, कोई पता ही नहीं लगता, आदमी मर गया, आईपीएस मर गया, पत्रकार मर गया, बहुत सारे लोग मर गए, वेटर मर गए, उसके होटल वाले बेचारे, क्योंकि जिस होटल में डील हुई उसमें उनको भी पेल दिया गया। तो मेन बात यह है कि 1990 के करीब मध्य प्रदेश के अंदर यह बताया जाने लगा व्यापम का मतलब क्या होता है। व्यापम का मतलब होता है मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसे कहते हैं व्यापम। और जो व्यापम घोटाला जो है, इसके बारे में शुरुआत हुई 1990 में कि भाई वहां पर जो मेडिकल की छात्रों को चुना जा रहा है, जो सरकारी नौकरियों के आधार पर जो एंट्रेंस वगैरह लिए जा रहे हैं, तो उनके अंदर घोटाला हो रहा है। 1990 के अंदर थोड़ा बहुत चर्चा हुई और 1995 में फिर से हुई और 2000 के अंदर आकर पहली एफआईआर दर्ज हुई। अब तक उसके बाद जब 2009 आया तब जाकर और एफआईआर दर्ज हो गई, पूरा हैवी हो गया काम एकदम। मध्य प्रदेश बीजेपी का था तो बीजेपी पर पूरा हावी हो गया, जैसे ये कांग्रेस वाले एरिया में हावी थे। तो व्यापम घोटाला जो है, इसके अंदर इतना सा समझ लीजिए कि जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अवैध भर्तियां होती हैं। जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने गया मैं, रोल नंबर मेरा है, नाम मेरा है, आधार कार्ड मेरा है, फोटो किसी और आदमी की लगी हुई है और वो पेपर दे रहा है, और हो क्या रहा है कि मैं आंसर सीट खाली छोड़ आया और बाद में मुझसे पैसे लेकर उसको भर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे काम हुए और बड़े डॉक्टर, बड़े मास्टर, बड़े सरकारी अधिकारी भर्ती कर दिए गए। हजार तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मान लिए कि हाँ हुए हैं, और ये बीजेपी के राज का सबसे बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। और इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं निकला और कुछ निकलेगा भी नहीं, क्योंकि अधिकारी लोग डरते हैं, कोई बेचारा जांच ही नहीं करता, वो कह रहे पेल देंगे जी। 48 लोगों को पेल दिया तो 49वें को पेलने में क्या है, सबको मार देंगे। इस घोटाले के अंदर अब तक 55 केस हो गए, 2530 अपराधी हैं, 500 अपराधी अभी भी फरार हैं और 48 मौतें हो गई। तो यह घोटाला तो भाई एकदम, मतलब कोई जांच भी नहीं हो सकती इसकी, और इसमें पता ही नहीं लग रहा किसने क्या किया है। और जिन लोगों को उस टाइम नौकरी लगाई गई वो अभी तक तो नौकरी कर रहे हैं, वो 10, 15, 20 साल और कर लेंगे, बाद में कोई पेंशन तो उनको लेना नहीं है, तनख्वाह तो आ जाएगी, उसके बाद भगवान जाने आगे का क्या होगा। तो यह है व्यापम घोटाला, हो इसमें भी कुछ नहीं रहा। अब बात करते हैं बोफोर्स घोटाले की, और राजीव गांधी जी का इसमें नाम आ जाता है। और इसको लेकर तो कवि कुल के लोग हैं ना, वीर रस के कवि, उन्होंने तो बोफोर्स पर बहुत कुछ गाया है। तो बोफोर्स घोटाला जो है सबसे चर्चित घोटाला है एक हिसाब से। जब जब हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई का माहौल होता है पाकिस्तान के साथ, या फिर वार मॉन्गरिंग जैसी स्थिति होती है, पत्रकार चिक चिक के कहते हैं कि जंग होनी चाहिए, उस टाइम में बोफोर्स का नाम आ जाता है। जब भी कांग्रेस का प्रवक्ता बोलने लगता है उसको बोलते हैं हाँ भाई बोफोर्स वाले, तो वो चुप हो जाता है बेचारा। बोफोर्स का क्या था, स्वीडन की एक कंपनी थी, उसका नाम था बोफोर्स, जो हथियार बनाने का काम करती थी। हिंदुस्तान ने उससे 410 तोपें खरीदी और उसके लिए उसको पैसे दिए $1.4 अरब। और बाद में आरोप वही मैंने जो कहा था कि ये तोपें अगर थोड़े ध्यान से खरीदी जाती, थोड़ा और अध्ययन करके खरीदी जाती, थोड़ा वो बार्गेनिंग करके खरीदी जाती, तो ये रेट बहुत कम हो सकता था, क्योंकि उन तोपों का असली रेट तो आधा था और दो दोगुने दाम में खरीदी गई। इसका मतलब राजीव गांधी ने उन्हें
सरकारी खजाने से पैसा दे दिया और कुछ पैसा वापस ले लिया और इसमें पैसा खाया गया, ये बात कही गई। तो ये है बोफोर्स घोटाला। बना इसमें भी कुछ नहीं, राजीव गांधी बरी हो गए, क्योंकि कैग वाले ये बता तो देते हैं कि भाई घोटाला हुआ है आपके यहाँ पे, वो ये भी बता देते हैं कि भाई आपके यहाँ घोटाला हुआ है, ये तोपें जो 410 थी इनको खरीदा गया 1.4 अरब डॉलर में, इतने में तो 820 तोपें खरीदी जाती। तो हम जैसे लोगों ने गुना कर दिया कि अच्छा ये दोगुने दाम में खरीदी गई हैं, तो ये हो गया घोटाला। विपक्ष ने हल्ला कर दिया, लोगों ने कहा बोफोर्स घोटाला हो गया, राजीव गांधी जी बदनाम हो गए, फिर कोर्ट से बरी हो गए। लेकिन कोर्ट से बरी हुए इतने में तो चुनाव हार गए। खैर, अब बात करते हैं अगले घोटाले के बारे में। तो दोस्तों ये है कफन घोटाला। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी एकदम बदनाम हो गए और बदनाम होना जरूरी भी था। यह घोटाला जो है ये 2002 में सामने आया, लेकिन यह घोटाला हुआ कब? यह घोटाला हुआ कारगिल के युद्ध के दौरान 1999 में। हुआ ये दोस्तों कि जब हमारे जवान पहले युद्ध लड़ने जाते थे और अगर वहां पर शहीद हो जाते तो उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया जाता था, घर पर केवल अस्थियां भेजी जाती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो ये किया कि भी उनका पार्थिव शरीर जो है वो पूरे राष्ट्र सम्मान के साथ उनके घर भेजना शुरू हुआ। आज के वक्त में आप देखते होंगे कि ताबूत के अंदर हमारे जवान का जो पार्थिव शरीर होता है, ऊपर तिरंगा लिपटा होता है, 21 बंदूकें से उन्हें सलामी दी जाती है, आर्मी के लोग आते हैं। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। लेकिन एक बात हुई ये कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हमने बड़े मुश्किल से उस युद्ध को जीता। उसमें हमारे बहुत जवान भी शहीद हुए और हमने उस युद्ध को मुश्किल से ऐसे जीता क्योंकि वो चोटी से गोली मार रहे थे और हमें नीचे से ऊपर जाना था। लेकिन हमारे जवानों ने पूरा संघर्ष करके और लास्ट में त्रिशूल ऑपरेशन चलाकर वो ऊपर पहुंचे। कारगिल की कभी बात बाद में करेंगे, लेकिन घोटाले की कर लेते हैं। उस वक्त हमारी देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे बुद्धिजीवियों के होते हुए भी एक निकम्मा और निठल्ला फैसला लिया गया, जिस फैसले के हिंदुस्तान को कभी जरूरत नहीं थी। और वो फैसला क्या था कि हमने ताबूत खरीदे। जिस ताबूत में हमारा जवान आएगा वो ताबूत हमने अमेरिका की कंपनी से खरीदे। उस कंपनी का नाम था बैजा और एक कंपनी थी जिसका नाम था ब्यूट्रॉन, और इनसे हमने 13 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदे। एक ताबूत हमने खरीदा $2500 का। अब आप सोच के देखिए, $2500 का मतलब आज 71 रुपए डॉलर चलता है, तो 1,77,000 रुपए का एक ताबूत खरीदा। और इसी का इल्जाम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर लगा कि आपने जो जवानों के वो ताबूत थे उनमें भी पैसे खाए। और पैसे खाए कैसे? कि आपको क्या जरूरत थी? पहली बात तो मैं भी पूछता हूं कि पहली बात तो ये जरूरत क्या पड़ी भारत को कि वो ताबूत मंगवाने के लिए अमेरिका जाए? हमारे हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे कारीगर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो ताबूत को डिजाइन करना जानते हैं। लकड़ी का हमारे यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है, और ये नहीं है कि ताबूत के अंदर कोई सेंसर लगाने हैं या कोई स्पेशल तकनीक लगानी है या उसका पेटेंट लेना है या कोई वो ताबूत हिंदुस्तान बना नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी हमने अमेरिका से मंगवाए, क्योंकि पैसा खाने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? इंटरनेशनल डील कीजिए ताकि अच्छा मोटा पैसा खा सके। देश के खजाने से पैसा जाना है। तो ये दोस्तों कफन घोटाला था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बहुत लालचन लगे। और आज भी कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता बोलता हो ना, ज्यादा फड़फड़ाता हो, तो उसको बोल दीजिए कफन घोटाला, तो वो चुप हो जाता है। कांग्रेस वाला फड़फड़ाता हो, उसको बोल दीजिए बोफोर्स घोटाला, वो भी चुप हो जाता है। मतलब सब घोटालों में लिप्त हैं। चलो अब अगले घोटाले की बात करते हैं। और दोस्तों ये घोटाला जो है ये बड़ा मजेदार घोटाला है। इसके अंदर बीजेपी वाले भी हैं, तृणमूल कांग्रेस वाले भी हैं, और इसके अंदर बीजू जनता दल वाले भी हैं। ईमानदार लोग हैं बेचारे, वो भी हैं। क्योंकि इस घोटाले के अंदर क्या हुआ, 200 कंपनियों ने इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था शारदा ग्रुप। और इसके अंदर क्या करना था? निवेश करना था। और जब पैसे देने की बारी आई तो सब कंपनियां बंद कर दी गई और लोगों का पैसा खा लिया गया। और इसके अंदर जो तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे, उनको तो बेचारों को जेल भी जाना पड़ा। तो ये घोटाला था बनना खन्ना, इसमें भी कुछ नहीं, लोगों को कुछ नहीं मिला। जिनका पैसा लग गया था उनका लग गया, मिला वापस कुछ नहीं उनको भी। तो दोस्तों ये घोटाला जो है ये है अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला। इसके अंदर सोनिया गांधी का नाम आया और नाम सेना के अधिकारियों का भी आया कि सोनिया गांधी समेत कुछ लोगों ने मिलकर ये जो 36 अरब का 12 हेलीकॉप्टर खरीदे थे हमने W101 हेलीकॉप्टर थे, जिन्हें अगस्टा वेस्टलैंड कहा गया। ये जो है कंपनी है अपने इटली की। तो सोनिया गांधी पर नाम आ गया क्योंकि राहुल गांधी का ननिहाल वही है, तो उनके ऊपर नाम आ गया कि अपने ननिहाल में जाकर तुम घूस दे के आए और ये हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और सेना से मंजूरी दिलवाई है, तो सेना के अधिकारियों ने भी घूस ली है। तो ऐसे करके अब इसमें जांच चल रही है, अभी पूरा फाइनल कुछ नहीं हुआ इसमें। और ये घोटाला है, इस घोटाले में तो सब कुछ फाइनल हो गया और इसमें लालू जी का नाम आया। मतलब देखिए इन लोगों ने क्या किया, चारा घोटाला है ये।
चारा घोटाला के अंदर एक तो जेडीयू के नेता थे और एक लालू जी थे। ये हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे लोकसभा के सांसद थे जिनको 11 साल के लिए बंद कर दिया कि अभी चुनाव ही नहीं लड़ सकते आप। एक तो लालू यादव, एक जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा दूसरे व्यक्ति थे और पहले व्यक्ति थे लालू यादव। इनके ऊपर अयोग्य ठहरा दिया गया, इनको निकाल दिया गया संसद से, भाई घर जाओ और यहां मत आना दोबारा। क्योंकि लालू यादव बड़ी मुस्करी करते थे, बड़ा इंजॉय कराते थे, बड़ा मतलब कॉमेडी करते थे। और इन्होंने काम क्या किया, चारा घोटाला के अंदर गैयों के लिए जो चारा होता है, ठीक है, उसका फर्जीवाड़ा कर दिया। पैसे सरकारी फंड से पैसे निकाल लिए और कहीं कोई चारा वारा गया ही नहीं, सारा का सारा पैसा खा गए। और ये लालू यादव ने किया। और इस घोटाले ने लालू यादव को मतलब बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि इन्होंने सरकारी खजाने को बहुत बड़ा झटका दिया था। 9.4 अरब रुपए खा गए थे। और जेडीयू के नेता मतलब नीतीश कुमार की पार्टी वाले भी इसमें साथ थे और पुराने मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी आरोप लगा। तो अब लालू जी इसमें तो मतलब सजा काट ही रहे हैं, बढ़िया एकदम अंदर हैं, फर्स्ट क्लास। और लालू यादव की राजनीति भी इसी चारा घोटाला की वजह से फेल हुई, और फेल होनी भी चाहिए। क्योंकि भाई आप लोग जब क्या करते हैं कि मतलब सरकारी फर्जी घोटाला कर रहे हैं कि सरकारी में से कुछ भी निकाल लिया, खा लिया। आज के वक्त में छोटे घोटाले कैसे होते हैं, घोटाले ऐसे होते हैं जैसे मेरी राजनीतिक पावर है कोई, मतलब मैं राजनीति में किसी आदमी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने उसे छोटा घोटाला करना है, मैंने कह दिया भाई साहब एक काम कीजिए, वो गांव के जितने तालाब हैं उनकी खुदाई करनी है, तो आप एक टेंडर निकालिए ना। तो सरकार ने टेंडर निकाल दिया कि फला विभाग जो है वो टेंडर निकालता है कि गांव में जो तालाब हैं, ये जोहड़ हैं जिनमें पशु नहाते हैं, उनकी खुदाई की जाए। अब मेरे जैसा जाएगा, 5 गांव के टेंडर ले लिए, क्योंकि अपनी तो सेटिंग है ना ऊपर, तो 5 गांव के टेंडर ले लिए, पैसा खा लिया और उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं किसी से, ठीक है, मतलब खुदाई वुदाई की नहीं, सब पैसा खा लिया, ट्रैक्टर का तेल का किराया खा लिया, मिट्टी उठाने का, मिट्टी डालने का, सफाई करने का, पानी डालने का, पानी निकालने का, सब पैसा खा लिया। तो ऐसे भी लोग करते हैं छोटे छोटे घोटाले, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कर लिया था। 9.4 अरब रुपए खा गए गाय के नाम पर कि गाय को चारा खिलाएंगे, वो सब खुद खा गए। और ये है दोस्तों कॉमनवेल्थ घोटाला। आरोप लगा कि 70,000 करोड़ रुपए खा लिए गए, लेकिन इतने रुपए नहीं खाए गए। लेकिन हाँ ये सही है कि 70,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया। अब हुआ ये दोस्तों कि देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होने थे, बड़े बड़े लोगों ने आना था, अब दिल्ली को दुल्हन जैसा सजाना था, ये देश की मांग थी। तो भाई अब इन्होंने पैसा कर दिया खुला और कलमाड़ी साहब को दे दिया कि आपने सब कुछ संभालना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और एकदम फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दो। तो उन्होंने अगर फ्रिज लिया 8,000 का, कंपनी एलजी वाली प्रिंट रेट अगर 8,000 लिख रही है, तो भाई साहब ने जो बिल बनाए उसके अंदर लिख दिया 40,000 का। कोलगेट भी 400 रुपए की लिख दी, मतलब 25 रुपए की कोलगेट 400 रुपए की लिख दी। तो ऐसे पैसा खा गया। और नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे कोई देगा कि भाई आपको ये सरकारी कार्यक्रम करवाना है, आप पर कोई एजेंसी ध्यान नहीं रख रही, अगर बहुत सारे अधिकारियों के बीच में से होकर पैसा आता है तो उसमें पैसा कम खाया जाता है। लेकिन जब ये होता है कि भाई अमित भोविया को दे दिया, इनका डिपार्टमेंट संभालेगा सब कुछ, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अपन पैसा खाएंगे खूब। और यही कलमाड़ी साहब ने काम किया। तो दोस्तों सब घोटालों के बारे में आपको पता चल गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया।